नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसक यूट्यूब चैनल में आप सभी का है। तो जैसे कि हम वीडियो में आजीविका के अंतर्गत जो है हमने पहला चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए यूनिट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया उसे। अब देखेंगे हम यूनिट 2 को। देखिए यूनिट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें दिया गया है आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। तो यहाँ हम ग्राम उद्योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थाओं को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो ग्राम उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था जैसे कि खादी बोर्ड आयोग हो गया, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो है राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ ही जो है छत्तीसगढ़ स्तर में भी बना हुआ है खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, उसे पढ़ेंगे। साथ ही जो है यहाँ हस्तशिल्प जो केंद्र है उसे देखेंगे, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाओं को, सिडबी जैसे संस्थाओं को जो ग्राम उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सभी संस्थाओं को भी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ जो है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राम उद्योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्था है उन सबके संबंध में यहाँ दिया गया है। तो देखिए ये यूनिट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर लगेगा, वो भी ज़्यादा समय का नहीं लगेगा, लगभग 20-25 मिनट का दो वीडियो डलेगा, उसमें आपका जो है यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यदि आपने इससे पहले की वीडियो आजीविका का यूनिट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उसे हमने टोटल 5 वीडियो में कंप्लीट किया था। आजीविका के अंतर्गत जो सबसे बड़ा चैप्टर है वह यूनिट 1 ही है, जो कि टोटल 5 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। बाकी सभी जो है ये 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे हम स्टार्ट करेंगे अब। तो आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका को पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 को। तो देखिए इसमें दिया गया है जैसे कि आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका। तो देखिए सबसे पहले चलिए हम समझ लेते हैं ग्राम उद्योग की श्रेणी में किसे रखा जाता है। तो वह उद्योग जो 20,000 की आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो और उसमें 50,000 तक का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश हो, उसे ग्राम उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ग्राम उद्योग के लिए क्या क्राइटेरिया है, 20,000 आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, और जिसमें कितने 50,000 तक की जो है प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश किया जाता है। एक व्यक्ति का पूंजी 50,000 तक के निवेश किया जाता है, प्रति व्यक्ति का पूंजी 50,000 तक के, तो इसे कहा जाता है ग्राम उद्योग। चलिए ग्राम उद्योग के प्रकारों को देखें तो मुख्य रूप से देखें तो ग्राम उद्योग जो है 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के ग्राम उद्योग होते हैं। अब देखिए ग्राम के जैसे गांव में जो जो चीजें पाए जाते हैं उसके आधार पर जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो उसी के आधार पर जो है 7 प्रकार के होते हैं ग्राम उद्योग। तो देखिए इसमें क्या क्या है, ये आपके लिए नया नहीं रहेगा, आप इसे जो है छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में पढ़े ही होंगे। तो देखिए खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग जैसे कि चूना जहां प्राप्त होता है चूना उद्योग, स्लेट पेंसिल निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोना चांदी पत्थर कटिंग, आभूषण निर्माण, रंग गुलाल चूड़ी पत्थर नक्काशी, ये सब क्या है, ये खनिज पर आधारित होते हैं। इससे जो है खनिज प्राप्त होता है भूमि की भौतिक स्थिति के आधार पर, उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर, तब वहां जो है खनिज आधारित उद्योग लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए दूसरा है कृषि आधारित उद्योग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग। तो देखिए इसमें जो है दलहन, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग, गुड़ और खांडसारी उद्योग, ताड़ का गुड़ उद्योग, फल सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, पटसन उद्योग, नारियल उद्योग, नारियल ऑयल का उद्योग, तो ये सभी जो है कृषि आधारित है, अर्थात जो है खेती पर आश्रित होता है ये सभी उद्योग। तो ये किसके अंतर्गत रहेंगे, कृषि आधारित और खाद्य उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रकार कौन सा है, पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग। तो प्लास्टिक से संबंधित है पॉलीमर और रसायन उद्योग। ठीक, तो इसमें देखिए खाल संबंधी उद्योग होते हैं जूते, साबुन, रबर, पीवीसी, मोमबत्ती, कपूर, प्लास्टिक, मेहंदी, केश तेल, डिटर्जेंट, तो ये सभी जो है पॉलीमर से संबंधित होते हैं। तो पॉलीमर और पॉलीमर किससे संबंधित है, रसायन से, तो ये दोनों किसमें रहेंगे, एक अलग प्रकार हो जाते हैं पॉलीगन एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके बाद तीसरा देखिए वन आधारित उद्योग, तो ये भी दूसरा महत्वपूर्ण है, एक कृषि उसके बाद दूसरा है वन आधारित उद्योग। देखिए इन्हीं सबको हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। वन हो गया आधारित, कृषि आधारित उद्योग हो गया, और खादी उद्योग हो गया। ग्रामीण स्तर पे जो है इन्हीं सबके ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। चलिए फिर देखिए खादी को छोड़ करके टेक्सटाइल उद्योग को, खादी को छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग, ये भी जो है ग्राम उद्योग के प्रकार है, जिसमें हथकरघा सामान, सूत की कताई, ये सभी जो आ जाते हैं इसके अंतर्गत आते हैं टेक्सटाइल उद्योग में, कपड़ा उद्योग अर्थात। ठीक, उसके बाद देखिए छठवां क्या है, इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा का उद्योग। तो ये जो है इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम बर्तन, बायोगैस, सजावट बल्ब, बोतल, ग्लास, छाता, पीतल, कांस्य बर्तन, मोटर बाइंडिंग, पवन ऊर्जा उपकरण, ये सभी जो है ऊर्जा उपकरण, ये सब किसमें आ जाएंगे, इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग के अंतर्गत आते हैं।
फिर देखिए सातवां प्रकार है सेवा क्रियाएं। तो सेवा, तो ग्रामीण स्तर पर क्या क्या सेवा उद्योग होते हैं, तो इसमें देखिए जैसे धोबी होते हैं, कपड़ा धोने का, वही नाई, बिजली, वायरिंग, मरम्मत, निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा, तो ये सभी किससे संबंधित है, सेवा क्रिया से संबंधित है। तो ये भी एक उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है ग्रामीण उद्योग में। ठीक, तो ये 7 प्रकार के ग्रामीण उद्योग हमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, कृषि ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए कृषि ग्राम उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि कृषि आधारित जो उद्योग होंगे उसे जो है ग्राम उद्योग कह सकते हैं। कृषि उत्पाद ग्राम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि के उत्पाद होते हैं जो बनते हैं वे जो है ग्राम उद्योग के अंतर्गत आएंगे, परंतु कृषि अलग से उद्योग नहीं है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है, अभी याद रखेंगे। महाराष्ट्र में दिया गया है कृषि को उद्योग का दर्जा, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ में दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक, कृषि उत्पाद जो है वे ग्राम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है हम जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वीडियो का वो यही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है खादी व ग्राम उद्योग आयोग। तो देखिए इस आयोग का आप नाम याद रखेंगे, खादी व ग्राम उद्योग आयोग। इसके आप शॉर्ट में KVIC के नाम से जानते हैं, KVIC के नाम से जानते हैं इसे, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्राम उद्योग से संबंधित जो है सर्वोच्च संस्था है कह सकते हैं कि इसके स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना जो है अप्रैल 1957 में किया गया था, अप्रैल 1957 में, जिसका पुनर्गठन बाद में फिर से किया गया 19 जुलाई 2006 को। 19 जुलाई 2006 को जो है बहुत काफी समय बाद, पहले तो इसे बंद कर दिया गया था, अप्रैल 1957 में स्टार्ट किया गया, उसे कुछ समय बाद काम किए, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, जिसका फिर से पुनर्गठन किया गया था 19 जुलाई 2006 में। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। तो इसके स्थापना वर्ष और इसके जो है मुख्यालयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखेंगे। देखिए इसके गठन करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, तो 1957 में बना है। तो वह अधिनियम कब लाया गया था, 1956 में। तो देखिए खादी व ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956, इसी के तहत जो है इस आयोग का गठन किया गया था। अब यह जो है आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो याद रखेंगे यह आयोग किस मंत्रालय के अधीन, MSME मंत्रालय के अधीन। MSME का आप जान रहे हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, इसके अंतर्गत जो है कार्य करता है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। तो देखिए इसका मेन मुख्यालय तो मुंबई में है, उसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए हैं। मेन मुख्यालय मुंबई में होने के बाद जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय जो कौन कौन से, दिल्ली में, भोपाल में, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी, इन सब क्षेत्रों में इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए हैं। आखिर इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या रहा है, तो देखिए ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना। तो ग्रामीण क्षेत्र में खादी और ग्राम उद्योग स्थापित करना, उसका विकास करना, उससे संबंधित योजना बनाना, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए जो है इसका स्थापना किया गया है। अब देखिए इसकी संरचना क्या होती है, तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की संरचना अंतर्गत क्या होगा, तो इसमें देखिए एक आंचलिक सदस्य होते हैं। देखिए आंचलिक सदस्य में एक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं आंचलिक सदस्य में, और 5 जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो ये पूर्णकालिक सदस्य जो है लंबे समय तक के लिए उनके पूर्णकालिक बनाया जाता है, और अंशकालिक जो है कुछ समय के लिए रहते हैं कार्य के लिए। ठीक, तो देखिए आंचलिक सदस्य रहेंगे टोटल कितने, 6, एक जो है पूर्णकालिक और 5 जो है अंशकालिक, तो टोटल 6 जो है आंचलिक सदस्य रहते हैं। और विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या टोटल रहता है 4 विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे, जिसमें से देखिए किन किन सब्जेक्टों में जो है विशेषज्ञ रहेंगे। तो देखिए 4 विशेषज्ञों में से पहला जो है क्या रहे, विपणन क्षेत्र का जानकार रहे, दूसरा जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जानकार रहे, तीसरा ग्रामीण विकास का जानकार रहे, और चौथा जो है मानव संसाधन विकास से संबंधित जानकार रहे। तो ये 4 प्रकार के जो है विशेषज्ञ इसमें शामिल किए जाते हैं। तो अभी तक कितने हो गए, 10 सदस्य हो गए, कितने, 6 जो है आंचलिक सदस्य और 4 जो है विशेषज्ञ सदस्य, तो टोटल 10 सदस्य हो गए। और इनके अलावा इन 10 सदस्यों के अलावा भी जो है 3 पदेन सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से जो 3 पदेन सदस्य होंगे उसे देखिए। तो 3 पदेन सदस्य में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, वे जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं। दूसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO होंगे किसके, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। इस आयोग के जो क्या होते हैं, CEO होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वे भी जो इसके पदेन सदस्य होंगे। उसके बाद वित्तीय सलाहकार, एक वित्तीय सलाहकार भी रहते हैं इस आयोग में। ठीक, तो एक वित्तीय सलाहकार मुख्य CEO रहेंगे, और स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वे सभी जो है इसके सदस्य रहते हैं पदेन रूप से। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 13 सदस्य होते हैं। ठीक, 6 आंचलिक सदस्य, 4 विशेषज्ञ और 3 जो है पदेन सदस्य होते हैं। अब देखिए इसके जो है वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जो है इसकी स्थिति को देखिए, इसके संबंधित जो किए गए कार्य है उसके आधार पर इसकी स्थिति बताया गया है वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के संबंधित। तो देखिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने अपने 35 विभागीय और गैर विभागीय केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण का संचालन करता है। तो इनके द्वारा 35 विभागीय और गैर विभागीय केंद्र हैं, उसके माध्यम से इनके द्वारा प्रशिक्षण का संचालन किया जाता है।
और देखिए उत्पादित, तो ये इसी का नाम है केवीआईसी, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का। उत्पादन का विपणन 8, तो उत्पादित उत्पादन का विपणन 8 विभागीय बिक्री केंद्र खादी इंडिया, बिक्री केंद्र का नाम खादी इंडिया है, और 18 शाखाओं को और पूरे देश में खादी संस्थाओं से संबंधित 8035 बिक्री केंद्र के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इसका विपणन अर्थात खरीदी, तो खरीदी किनके और बिक्री जो है किनके माध्यम से किया जाता है, 8 विभागीय बिक्री केंद्र हैं जिसे खादी इंडिया कहते हैं, 18 शाखाएं हैं इसके, और साथ ही साथ पूरे देश में जो है खादी संस्था को देखें तो कितना है 8035 जो है बिक्री केंद्र है, इनके माध्यम से जो है इनका क्या किया जाता है, विपणन किया जाता है, खरीदारी किया जाता है। देखिए 2496 से अधिक खादी संस्था है, 2094 से अधिक खादी संस्था। इस गतिविधि में 4.98 लाख से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग से। इसमें 80% से अधिक महिला कारीगर हैं। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, महिला कारीगरों की संख्या जो है 80%। तो ये ग्राम उद्योग में जो है महिलाओं की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको 80% जो है से अधिक महिला कारीगर इसमें रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ठीक, अब उसके बाद देखिए इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है आजीविका से संबंधित। तो देखिए आजीविका प्रदान करने और उसके रोजगार सृजन करने के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कहते हैं। ठीक, तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये यहाँ देखिए PMEGP, तो ये आपको जहां जहां लिखा हुआ देखिए उसका अर्थ आपको यही लेना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक, तो इसका प्रारंभ किया गया अगस्त 2008 में, और इससे पहले जो है 2 और योजनाएं चल रहे थे, उन योजनाओं को जो है एक साथ इसका सम्मिश्रण किया गया और यह योजना प्रारंभ किया गया था अगस्त 2008 में। तो इससे पहले कौन कौन से योजना चल रहे थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो अक्टूबर 1993 में से प्रारंभ किया गया था, और दूसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो अप्रैल 1995 में प्रारंभ किया गया था। तो ये 2 योजनाओं को सम्मिश्रण करके अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। देखिए इस कार्यक्रम का जो है किसके अधीन किया जाता है, तो MSME मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा ही संचालित किया जाता है, MSME मंत्रालय के अधीन। इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी को होता है, तो इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी जो है राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो हम पढ़े हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, उसके द्वारा संचालित किया जाता है, और वही जो है राज्य स्तर पर राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। तो देखिए इसे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड को। तो हर राज्य का अलग अलग राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग बोर्ड है, उसके माध्यम से राज्य स्तर में संचालित किया जाता है, और साथ ही जिला आयोग केंद्र एवं बैंकों के माध्यम से भी संचालित किया जाता है। अब देखिए इस कार्यक्रम लाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या है उसे देखिए। तो इसके उद्देश्यों को देखें तो पहला उद्देश्य है नए स्वरोजगार उद्यमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। दूसरा है व्यापक रूप से दूर दूर फैले परंपरागत कारीगरों, ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवकों को एक साथ लाना, जहां तक संभव हो एक साथ लाना, और उनके स्थान पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य है। देश में परंपरागत और भावी कारीगरों एवं ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े भाग को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके। तो यह भी एक महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद देखिए श्रमिकों और कारीगरों की मजदूरी अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर को बढ़ाने में बहुत योगदान है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये जो है जो जहां रह रहे हैं उनके स्थान पे ही उन्हें जो है स्वरोजगार दिलाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनमें जो है मजदूरों को जो है उनके स्वयं एक रोजगार उपलब्ध कराएं, अपने स्थान पे रह के बाहर पलायन ना करना पड़े, इसके लिए जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारे भारत देश में चलाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के स्तर को देखिए। तो इस योजना के अंतर्गत अगर आप कोई भी नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करते हैं तो उसके लिए जो है वित्त पोषण कैसे दिया जाता है। तो देखिए लाभार्थियों को 2 श्रेणी में बांटा जाता है। एक तो होते हैं सामान्य श्रेणी और दूसरा होते हैं विशेष श्रेणी, जिसमें ST SC OBC, अल्पसंख्यक महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र, ये सभी विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है सामान्य श्रेणी। तो इसमें देखिए इसमें जो भी उद्योग स्थापित किया जाएगा, याद रखेंगे इसमें सूक्ष्म उद्योग के लिए है। ठीक, तो सूक्ष्म उद्योगों में अगर यहाँ उद्योग स्थापित किया जाता है तो लाभार्थी का अंशदान कितना होगा, जो परियोजना लागत रहेगा, टोटल परियोजना लागत है, मान लीजिए अगर परियोजना लागत जो है 1 करोड़ का है, 1 करोड़, तो उसका 10% जो है सामान्य श्रेणी के जो लाभार्थी है उसका जो है क्या रहेगा, अंशदान रहेगा, और बाकी सभी किसका, सरकार का रहेगा। और वही जो है विशेष श्रेणी के लिए 5% जो है कितना रहेगा, लाभार्थी का अंशदान रहेगा, और बाकी जो है कितना 95% जो है सरकार का रहेगा, और यहाँ 90% सरकार का रहेगा। ठीक, तो ये जो है उसका अंशदान
किनारा रहेगा सरकार का। उसके अलावा इन सब के अलावा भी क्या दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। तो परियोजना लागत पर सब्सिडी की दर भी है, तो सब्सिडी दिया जाता है। यह शहरी और ग्रामीण स्तर पर बटा हुआ है। तो देखिए शहरी स्तर पर सामान्य श्रेणी को 15% मिलता है और ग्रामीण स्तर पर 25% मिलता है सामान्य श्रेणी को। और वही जो है 25% इन्हें मिलेगा शहरी स्तर पर जो है विशेष श्रेणी में, और 35% मिलेगा ग्रामीण स्तर पर जो है विशेष श्रेणी में। ठीक, तो ये सब्सिडी का दर है, ये जो है अंशदान के अलावा है। ठीक, उसके बाद चलिए इसमें जो है नोट पॉइंट दिए गए हैं उन्हें आप देखेंगे। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना इकाई की अधिकतम स्वीकृत लागत कितना होना चाहिए, तो 50 लाख रुपए। वर्तमान में यह डाटा यही है, 50 लाख रुपए है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जो है अधिकतम स्वीकार्य लागत कितना, 50 लाख के लागत तक के जो है राशि विनिर्माण क्षेत्र के लिए। वही व्यवसाय और सेवा क्षेत्र के लिए कितना रहता है, अधिकतम स्वीकार्य लागत रहता है 20 लाख रुपए तक के। ठीक, व्यवसाय या सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख और किसके लिए, विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहता है 50 लाख रुपए। कुल परियोजना लागत की शेष राशि स्व अंशदान के अतिरिक्त बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखिए बाकी जो सभी राशि है किसके द्वारा, बैंक द्वारा दिए जाते हैं। तो अंशदान को पहले व्यक्ति देगा, उसके बाद जो बाकी राशि है उसे जो है लोन के रूप में दिया जाता है बैंक द्वारा। ठीक, उसके जो है बैंक द्वारा। उसके बाद देखिए अगर कुल परियोजना लागत क्रमशः विनिर्माण या सेवा या व्यवसाय क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए या अथवा 20 लाख रुपए से अधिक होती है तो शेष राशि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो बाकी राशि में सब्सिडी दिया जाएगा अगर 50 लाख और 20 लाख रुपए तक के है तब। अगर उससे अधिक है तो उसमें बैंक द्वारा सब्सिडी नहीं दिया जाता, सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला कौन सा है, मौजूदा इस योजना के तहत जो मुद्रा इकाई के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण दिया जाता है, तो वो कौन सा है, तो इसके लिए जो पहला हो गया जो है किसके लिए था, सूक्ष्म के लिए। ठीक, तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए था। और दूसरा देखिए ये जो है उसके मौजूदा इस प्रोग्राम के तहत मुद्रा इकाई उन्नयन करना है। ठीक, तो इसके लिए दिया जाता है मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए। तो जो है बन चुका है आपका उद्योग बन चुका है, ग्राम उद्योग स्थापित कर दिया है, उसके कुछ सालों के बाद जो है उसका एक उन्नयन करना पड़ता है, उसका जो है बढ़ाने की अगर सोचते हैं आप तो उसमें भी जो है सब्सिडी दिया जाता है। तो ये दूसरे ऋण हो जाएगा। तो उसके लिए पहला ऋण भी क्लियर होना चाहिए तब जो है ये दूसरा दिया जाता है। देखिए मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए सभी श्रेणियों के लिए, इसमें 2 श्रेणी में बटा नहीं है। इसमें जो है लाभार्थी का अंशदान कितना रहेगा, 10% रहेगा और इसमें सब्सिडी कितना जाता है 15% तक के। और वही पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है 20% तक के सब्सिडी दिया जाता है। यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है, उन्नयन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना की अधिकतम लागत कितना रहता है, 1 करोड़ रुपए तक के। अगर उन्नयन करना है तो 1 करोड़ रुपए तक रहता है अधिकतम, और अधिकतम सब्सिडी 15 लाख रुपए तक के दिया जाता है। और वही पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों में 20 लाख रुपए तक के दिया जाता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे उन्नयन हेतु विनिर्माण क्षेत्र का। और वही सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में देखें तो इसमें कितना देता है, अधिकतम परियोजना लागत का 25 लाख रुपए होगा। ठीक, अधिकतम 25 लाख होगा। अधिकतम जो है सब्सिडी कितना दिया जाएगा, 3.75 लाख रुपए होगा, जब पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में 5 लाख होता है। ठीक, तो इन डाटाओं को आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें जो है लाभार्थियों की पात्रता, तो नए उद्यम बनाना है तो लाभार्थियों के लिए क्या क्या पात्रता होना चाहिए, तो देखिए इसके लिए है 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो है इसमें शामिल हो सकता है। इसके अंतर्गत जो है उद्यम निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत देखिए इस प्रोग्राम के तहत जो है परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता हेतु कोई आय सीमा नहीं है, तो इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए और व्यवसाय क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक, तो अगर 10 लाख कौन से विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए और व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना अगर स्थापित करना चाहते हैं उद्योग, तो उनके लिए शैक्षिक अर्हता तय किया गया है 8वीं पास। और देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही इस स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो नई परियोजना स्थापित किए जाएंगे उसी के लिए ही जो है इसके अंतर्गत से उपलब्ध कराए जाएंगे वित्तीय सहायता। मौजूदा इकाइयों के में क्या होंगे तथा वे इकाइयां जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो कोई भी जो इकाई जिसमें कहना चाहते हैं जो किसी और योजना के माध्यम से उस स्थापित किया गया है उसके लिए जो है यह योजना जो है लागू नहीं होगा, उसके लिए इस योजना के तहत उसे पात्रता नहीं दिया जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है। तो लाभार्थियों का चयन जो है जिला स्तर पर एक कार्यदल द्वारा चयन किया जाएगा। एक कार्यदल काम करता है जिला स्तर पर। कार्यदल का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। कार्यदल में शामिल कौन कौन होंगे, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस जो है कार्यदल द्वारा ही जो है इस लाभार्थियों का चयन किया जाता है। अब देखिए इसमें जो है नकारात्मक गतिविधि जैसे योजना लाभ नहीं दिया जाएगा, तो नकारात्मक गतिविधियों के लिए जो है इस
योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। कुछ कुछ उद्योगों में जो है इसके लिए लाभ नहीं दिया जाता है, इस योजना के तहत जो है उसमें जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। तो कौन कौन से इसमें नकारात्मक गतिविधि हैं आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि मीट का जो उद्योग है उसके लिए नहीं दिया जाता है। वध करके तैयार किया गया जो मांस रहता है उसे कहा जाता है मीट। इससे जुड़े उद्योग मीट का प्रसंस्करण, डिब्बा बंद या मांसाहारी खाद्य का परोसना, इन सब के लिए नहीं दिया जाएगा। दूसरा है बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीले वस्तुओं के उत्पादन व बिक्री, इसके लिए जो है यह योजना के लिए पात्र नहीं होंगे ऐसे उद्योग। तीसरा है कोई ऐसा होटल या ढाबा जहां शराब या मांसाहारी भोजन परोसा जाता है, तो ये भी इसके लिए जो है पात्र नहीं होंगे। चौथा है कच्चे माल के रूप में तंबाकू का प्रयोग, ताड़ी निकालना व बेचना, ये भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। चाय, कॉफी, रबर आदि जैसी फसलों, बागानों की खेती से जुड़े कोई उद्योग, व्यापार, रेशम पालन, बागवानी, फूलों की खेती, तो इनमें भी जो है इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। उसके बाद मत्स्य पालन, सुगर पालन, मुर्गी पालन जैसे पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यापार इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे, तो इसके जो उद्योग करेंगे वो भी शामिल नहीं होते हैं। और साथ ही देखिए 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण, ये भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इन सभी उद्योग या व्यापारों करने से पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लाभ नहीं दिया जाएगा, अर्थात ये सभी अपात्र होते हैं। तो इन अपात्रों को याद रखेंगे, इसके तहत जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो से हम क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड और इसके आगे और बहुत सारे हस्तशिल्प बोर्ड दिए गए हैं, उन सबको जो है इसके आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। देखिए पूरा अगर एक ही साथ पढ़ लेंगे तो जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस कारण जो है हम इतना कंप्लीट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यह टॉपिक जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये जो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। धन्यवाद।